अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो वीडियो है जी वो बड़ी ख़ास होने वाली है। जो लोग कोरिया में आकर एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक ही कंपनी में काम करने के बाद E9 से E74 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और उनको बहुत ही हेल्प करेगी E74 वीज़ा चेंज करने में। तो आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि मैंने लिखा हुआ है कि जो लोग कंपनी तब्दील नहीं करते उनका जो है जी वो 600 लोगों का कोटा जो है जी वो कर दिया गया है 2023 में। तो पहले जो 2022 में कोटा था वो था जी 350 लोगों का। अभी जो है जी वो 600 लोगों का जो है वो कोटा कर दिया गया है, तो इजाफा हुआ है इसमें। तो E74 वीज़ा जो E9 से चेंज होता है, इसमें जो लोग कंपनी चेंज नहीं करते उनको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए हम लोगों की आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग कंपनी चेंज ना किया करें। इसकी आप लोगों को अभी भी बहुत सारे बेनिफिट हैं और इन फ्यूचर में कोरिया में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होंगे। तो इसलिए जो भी नए लड़के आ रहे हैं वो कंपनी चेंज ना किया करें, क्योंकि इसका आप लोगों को इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। तो कोरिया में जो एक कंपनी में काम करते हैं उनको क्विंग नंबर से जो है वो क्विंग ट्यूशन अप्लाई करना पड़ती है। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब कब ये क्विंग ट्यूशन मिलती है, इसका अप्लाई करने का टाइम क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अलावा कहाँ से ये अप्लाई की जाती है, और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल इसके मतलब जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो 2023 में आप कब कब ये कोई इंस्टीट्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं और कब आप लोगों को मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो लोग पाकिस्तान से जिस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जब आप उसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर रहे होते हैं, तो आपको जो नए रूल के मुताबिक जो 2023 में अभी लागू हो गया, मैंने पहले उस पर वीडियो भी बनाई है कि आप पहले वीज़े पे भी 4 साल के बाद जो है वो E74 वीज़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आप का वीज़ा जब पहले वीज़े में से 4 साल 10 माह के वीज़े में से आखिरी 1 साल रह जाएगा, तो आप जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रिटर्न नहीं आते हैं दोबारा दूसरा वीज़ा लेकर, तो उसमें भी जब आपका वीज़ा पहला 3 साल वाला कंप्लीट हो जाता है, तो 3 साल वाला कंप्लीट सॉरी जब आपका 3 साल वाले वीज़े में से 2 साल का वीज़ा कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट 2 साल होने के बाद जब आखिरी 1 साल 3 साल वाले में से बचता है, तो उसमें जो है वो 1 साल वाले दौरानी में जो है वो आप कोई इंस्टीट्यूशन से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब आपका रिटर्न नहीं आए हुए 4 साल 10 माह वाले वीज़े में से आखिरी 1 साल चल रहा हो, तो उसके दौरान भी जो है वो आप कोई इंस्टीट्यूशन से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त है कि आपने कंपनी चेंज ना की हो। और अगर आपने कंपनी चेंज आपकी कंपनी ने ऑटो फैक्स की है या कंपनी ने बगैर चांस ज़ाया किए भी आपकी फैक्स कर दी है, तो उस सूरत में भी जो है वो आप ये कोई इंस्टीट्यूशन से जो है वो नहीं ले सकते। और इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो उसमें 7 कैटेगरीज के सापचिया कोड होते हैं। यहाँ पे हर कंपनी का उपचे कोड होता है, उस उपचे कोड को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें 7 कैटेगरीज़ के उपचे कोड हैं जो मेन कोड हैं। आगे उनमें भी बहुत ज़्यादा कोड्स हैं। तो उन कोड्स में जिन की कंपनी आती हैं वो सारी जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन से अप्लाई करने के लिए अहल होती हैं। जिनके उपचे कोड कंपनी के उस कैटेगरी में नहीं आते, वो लोग जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन से अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करते वक्त ना तो आपके लेवल देखे जाते हैं, जस्ट आपकी कंपनी का सापचा नंबर देखा जाता है और उसका उपचे कोड जो है वो देखा जाता है कि जो 7 कैटेगरी हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में से आगे जो कैटेगरी है उसमें आता है या नहीं आता। तो उसको देखते हुए जो है वो आप लोगों का जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करते वक्त आपकी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मेन जो रिक्वायरमेंट है ये लाजमी है। सबसे पहले आपको एक कंपनी में काम करना होगा, यानी कि आप ना तो ऑटो फैक्स ले सकते हैं ना बगैर चांस ज़ाया किए फैक्स ले सकते हैं। अगर इन दोनों सूरतों में अगर आप कोई भी एक सूरत अगर आपके साथ हो जाती है, तो आप कोई इंस्टीट्यूशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरे नंबर पे आप की आखिरी 3 साल में आखिरी 1 साल चल रहा हो, या फिर 4 साल 10 माह वाले वीज़े में से रिटर्नी का हो, या पहला वीज़ा उसमें आखिरी साल चल रहा हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो 7 कैटेगरी हैं उपचे कोड की, उनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में से आपका जो है वो साबचा थुनक जो जिस नंबर पे हुआ है वो नंबर उस कैटेगरी में आना चाहिए।
बाकी इसके अलावा जो अप्लाई करने का तरीकाकार है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये कब कब अप्लाई हो रही है 2023 में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ कि कहाँ पे अप्लाई होती है। जब आप खोइंग ट्यूशन्स अप्लाई करना चाहते हैं तो ये खोइंग छेजोब की जो खोइंग ट्यूशन्स होती हैं ये खोइंग दम्बो में अप्लाई की जाती है, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जॉब सेंटर जिसको आप कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो आपको खोइंग छुछंसो छिंचोंगसो जो है वो फिल करना होता है। वो फिल करने के बाद आपका E9 का जो फ्योजुन खुल्लो खियाक्सो जिसको स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसकी कापी लगती है। साथ में आपकी कंपनी का जो सापचा थुंग जुंग होता है उसकी कापी लगती है। और तीसरे नंबर पे जो है वो आपके आईडी कार्ड की कापी लगती है। और चौथे नंबर पे जो है वो आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगती है। तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं ये आप या तो डायरेक्ट खोइंग नदमों में जाकर जमा करवा सकते हैं या फिर बाई फैक्स भी जो है वो उनको भेज सकते हैं। तो जब आप इन दोनों तरीक़ों में से एक तरीके के थ्रू अपना जॉब्सू कर लेते हैं, वहाँ पे दरख्वास्त जमा करवा देते हैं, तो उसके बाद जो है वो जब रिज़ल्ट लगता है तो उस रिज़ल्ट में जो है वो आप लोगों की जिस तरह E74 की कट लाइन लगती है, इसी तरह सेम आप लोगों की भी इस खोइंग ट्यूशनों में कट लाइन लगती है। इसमें कंपनी ने कोरियन वर्कर कितने रखे हैं, खोइंग बॉम कितने लोगों की है, उसके अलावा जो E9 वेगुगिन खलोजा यानी कि आप फॉरनर वर्कर है उसको जो है वो कितना अरसा हो गया इस कंपनी में काम करते हुए, तो उसमें फिर देखा जाता है कि आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा किसके पॉइंट बन रहे हैं, तो उसमें भी कट लाइन लगती है। जो फिर कट लाइन में लोग आएंगे उनको जो है वो वीज़ा सॉरी ट्यूशन्स इशू किया जाएगा। तो इस बार जो जनवरी में जो दरख्वास्तें जमा होंगी ये इसमें 300 लोगों को जो है वो खोइंग ट्यूशन्स देंगे। बाकी खोइंग ट्यूशन्स जो है ना अभी 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 1 फरवरी तक जो है वो इसकी दरख्वास्तें जमा होंगी। तो जो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक लाजमी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा दें। और इसका जो रिज़ल्ट लगेगा वो 8 फरवरी को लगेगा और उसके बाद 8 फरवरी के बाद 9 या 10 फरवरी को तक जो है वो आपको खोइंग ट्यूशन्स इशू कर दी जाएगी। जब आपको खोइंग ट्यूशन्स मिल जाती है तो आप 99% समझे कि आपको जो है वो E74 वीज़ा मिल गया है। और ये आपको जस्ट 52 पॉइंट पे मिलेगा। अगर आपके 52 पॉइंट है, अगर खोइंग ट्यूशन्स के निकाल के 10 पॉइंट भी आपके 42 पॉइंट हैं तो फिर भी आपको जो है वो 42 पॉइंट और 10 खोइंग ट्यूशन्स के डाल के आपको 52 पॉइंट पे वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जो अप्लाई जब आप करेंगे तो उसके लिए जो आपकी कंपनी की कंडीशन होती है कि एक कंपनी में कितने लोग E74 वीज़ा ले सकते हैं, उसमें आप लोगों को ये देखना होगा कि ये हमारी कंपनी में पहले अगर किसी के पास E74 वीज़ा है तो उस कैटेगरी के मुताबिक मैं जो दूसरा बंदा वर्कर की तादाद है उसके मुताबिक मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। एक कंपनी में एक ही वर्कर को जो है वो खोइंग ट्यूशन्स दिया जाता है, दूसरे बंदे को उसको खोइंग ट्यूशन्स दिया जाता है जो इलचारी वाला स्पेशल कोटा होता है उसमें। अगर आपकी कंपनी इलचारी वाले स्पेशल कोटे में आती है तो उस सूरत में उस बंदे को जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। उसमें जो है वो अगर आपने कंपनी चेंज भी की हो तो फिर भी जो है वो आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। अगर कंपनी ना चेंज की हो तो फिर भी आपको मिल जाता है। लेकिन वो इलचारी वाला स्पेशल कोटा है जो 2022 में 50 लोगों को दिया गया था। अभी 2023 का कंफर्म नहीं कि कितने लोगों को देंगे। जस्ट अभी जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन छः जॉब का कोटा कंफर्म हुआ है कि 600 लोगों को 2023 में देंगे। तो जब आप इमिग्रेशन में वीज़ा जमा करवाएंगे तो आपको 52 पॉइंट पे ये कोई इंस्ट्रक्शंस हो आपके पास ये जॉब की होगी तो आपको वीज़ा जो है वो इशू कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इसके मुताबिक तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं या वीडियो की कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर मेरी आप इस सिलसिले में अगर आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉपर हेल्प भी करूँगा। क्योंकि ये खोइंग ट्यूशन्स जो होती है ना ये खोइंग नदम्बों की, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी है, लेकिन पूरी सनद की जो खोइंग ट्यूशन्स अप्लाई करनी होती है ना उसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। एंड पे जाता जाता एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अप्लीकेशन डेट क्या है खोइंग ट्यूशन्स जॉब की अप्लाई करने की। तो ये जी 26 जनवरी से 1 जनवरी तक है, 1 फरवरी तक है। 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आपने जो है वो दरख्वास्तें जमा करवानी है। उसके बाद 8 फरवरी को जो है
है वो आपका रिज़ल्ट लगेगा। रिज़ल्ट ये नहीं है कि आपको किसी वेबसाइट पे या कहीं पे अनाउंस किया जाएगा, जस्ट आपकी कंपनी में बाई फैक्स या मैसेज आएगा कि आपका वर्कर जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। जिनको कोई मैसेज या फैक्स नहीं आती वो समझे कि हम जो है वो मेरिट में नहीं आए, वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। तो जिनका वीज़ा जितना कम रहता हो उनको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि इसके पॉइंट कितने बने कितने नहीं, उसको फिर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि इसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें। फिर उसको जल्दी जो है वो गोइंग इशू कर देते हैं। तो जो पहले वीज़े पे भी आ रहे हैं लोग, अगर वो भी E74 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कोई इंस्टीट्यूशन से अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो कंपनी चेंज नहीं करते तो। इसलिए जो है वो कम आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग कंपनी चेंज ना करें, उसमें आप लोगों का भी फ़ायदा और पीछे जो आप लोगों के भाई बैठे हुए हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। बाकी जी दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से अगर किसी भाई तक ये वीडियो पहुंचती है तो उसका अगर मुस्तकबिल यहाँ पे कोरिया में बेहतर हो गया आपके इस पैगाम को उस तक पहुँचाने के लिए। तो जब तक वो इस कोरिया में रहते हुए रिज़्क कमाएगा, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलता रहेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।